नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों शुरुआत हो चुका है, बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए शुरुआत हो चुका है प्रहार बैच का। ठीक है, और प्रहार बैच का आज से शुरुआत हो रहा है और ये पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग जो है फुल मॉक टेस्ट से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहां से ध्यान रखना है। और ये डेली फुल मॉक टेस्ट आपका चलेगा और इसका पीडीएफ सभी को पता है कि 8 बजे रात में ही आप लोगों को जो है पेड बैच में दे दिए हैं। ठीक है, तो शुरुआत हो चुका है, एक बेहतरीन तरीका से आप जो है शुरू कर दीजिए। शुरुआत आपको याद रखना है, अच्छे से करना है, अंत भी आप लोगों को अच्छे से करना है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना है और प्रहार बैच के तहत सिलेक्शन लेना है। ठीक है, प्रहार बैच दिलाएगा इस बार सिलेक्शन। इस बार वर्दी हमारा होगा, एक नए जुनून के साथ, एक नए जोश के साथ, उमंग के साथ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं अंत तक, जब तक एग्जाम नहीं होता है, जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत होगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जितना पढ़ाना पड़ेगा प्रहार बैच में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पे आपको क्लास करना है। जो जो आपको बोलेंगे सारा चीज को फॉलो करना है और टेस्ट सीरीज लगाना है, सब कुछ करना है। 100% गारंटी देते हैं रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास का जो है, इस प्रैक्टिस सेट का जो है आपको टारगेट है कितना, तो 70 प्लस इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखे हैं। ठीक है, 70 प्लस अचीव करने का कोशिश करेंगे। नहीं भी आ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा। अभी तो शुरुआत की है, पहला क्लास ये है। ठीक है, तो अभी शुरुआत की है, नहीं भी आएगा स्कोर ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आगे पहुंचाएंगे यहां तक। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रहार बैच के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। प्रहार बैच इस बार वर्दी का सपना पूरा कराएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर इसका पीडीएफ भी आप अगर चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा पेड बैच में। पेड बैच अभी तक जो नहीं लिए हैं, ये प्रहार बैच का पेड बैच ले लीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन आपको दिलाएगा। मात्र 350 रुपया का ये बैच आपको लाए हैं। ठीक है, मात्र 350, एक महीना का रिचार्ज भी नहीं दोस्तों ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं करना है, कहीं पे भी, कहीं से कोई प्रकाशन का बुक भी नहीं लेना है। सारा चीज आपको हम उपलब्ध करा के देंगे, सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभी तक प्रहार बैच नहीं लिया है, प्रहार बैच ले लीजिएगा। ये शुरुआत हो चुका है आपके वर्दी के लिए और ये वर्दी की सपना पूरा जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, या महादेश भी आप कह सकते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे जो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बड़ा पूछ ले आपसे सबसे बड़ा, तो वो अपना एशिया है, जिसमें हम लोग दोस्तों रहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप, एशिया जो महाद्वीप ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है और दूसरा जो है अफ्रीका है, ये यहां से याद रखना। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल के आधार पे जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट यहां पे बताएं, तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। देखते होंगे साफ रात जो होता है वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी फील करते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण दोस्तों याद रखना, ये विकिरण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही मिलान है। क्या है सही मिलान, यहाँ पे कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो सही मिलान अगर देखेंगे तो ये आपका भूमध्य क्षेत्र जो है, भूमध्य क्षेत्र, ये जाड़े में वर्षा होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, और ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये ग्रीष्म काल में ये सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म हो जाता है और ये आपका जो है जाड़े के समय में यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि दामोदर नदी जो है निकलती दोस्तों कहां से, दामोदर नदी कहां से निकलती है। तो याद रखना इसका जो उद्गम होता है दोस्तों कहां से, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये छोटा नागपुर के पठार, ध्यान रखना। ठीक है,
खास करके अगर जगह पूछ दे, डायरेक्ट आपको जगह पूछ दे तो याद रखना दोस्तों ये पलामू के लातेहार जिला के दोस्तों उत्तरी पूर्वी भाग से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पहला दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखना, कई बार पूछा गया है कि पहला नदी घाटी परियोजना जो दामोदर घाटी है इसकी स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1948 में। इसी को देखते हुए दोस्तों याद रखना जो है जेएल नेहरू के द्वारा जो है इसे यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना को भारत माता की मंदिर कह के पुकारा था। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, खरीफ फसलों को करें कि डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब खरीफ फसल जो दोस्तों ये कह रहे हैं यहाँ पे कि किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती है। 5 का राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, ये वर्षा मौसम की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। खरीफ में जैसे आपका क्या हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, ये सभी आपको जो है खरीफ फसल में आता है, ये यहाँ से याद रखना। खास करके धान जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों किसके द्वारा। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था याद रखना संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ दोस्तों ये 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए याद रखना, संविधान सभा जो बनकर कब तैयार हुआ अगर पूछे तो याद रखना ये 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ। और ये जो है स्वीकार कब किया गया, मतलब लागू, अगर देखिए लागू अगर पूछ दे डायरेक्ट आपको, स्वीकृत तो अलग होगा, स्वीकृत ये आपका यही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन जब एक वर्ड लगा दे कि लागू कब हुआ, तब याद रखना ये 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट यहां से आपको बताए हैं, ये 3-4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखना ये मत्स्य उत्पादन से। किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि राज्य की सरकारों को कह रहा है कि ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। यानी कि सरकार को यह यानी कि देता है आदेश, यानी कि निर्देश कि ग्राम पंचायत को संगठित किया जाए। ये आपको किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो गठन है ये भी आपको याद रखना अनुच्छेद 40 ही होता है, ध्यान रखेंगे। सभी को पता होना चाहिए ग्राम पंचायत जो संविधान में पहले नहीं जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये जोड़ा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट सब आप याद रखते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों क्या। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर यहां से देखेंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, और ये शक्ति जो प्रावधान इसको जो मिला है दोस्तों ये भी याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 13 के तहत जो है ये अवैध घोषित कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है दोस्तों किसमें। निदेशक व आदर्श जो ये वर्णित है किसमें, तो ये याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर खास करके अगर स्पष्ट रूप से पूछे कि अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद यहां से याद रखना ये 38 अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 38 हो जाएगा। ये भी पॉइंट यहां से याद रखना। ठीक है, जैसे सोशल ऑर्डर हो गया, ये सभी का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये वर्णित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस माध्यम से, किसके द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति को सबसे पहले हटाया जा सकता है, ये महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से, महाभियोग लगा के दोस्तों हटाया जा सकता है, ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, संसद के द्वारा ये महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। कौन से राज्य जो है दूसरे तथा तीसरे स्थान पर, यह प्रश्न आपको पूछ रहा है। इसका राइट आंसर देखिए, लोकसभा की बात कर रहा है तो बिहार में लोकसभा की सीट कितना है, 40 है।
ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है, 48 है कि नहीं है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दोस्तों कितना है, तो याद रखना ये 42 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश यहाँ से नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दोस्तों 80 है, सबसे ज़्यादा 80 है। इसका जो राइट आंसर 12 का होगा ये सी हो जाएगा, महाराष्ट्र और जो है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा और जो है तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है जहाँ पे आपका 42 गो है, ठीक है। अपना बिहार जो है चौथे स्थान पे यहाँ पे 40 गो है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है दोस्तों किस पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ये किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें जो है शामिल है। और याद रखना दोस्तों पूछा भी जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिश्रित का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। मिश्रित का अर्थ ये होता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो है उद्यम में क्या होगा, उद्योग में जो है कार्यशील है, ठीक है। इसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत में जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, याद रखना ये ऑप्शन में जाएंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष कर के माध्यम से दोस्तों जो है सबसे ज्यादा आय प्राप्त करता है, लगभग ये 55% यहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। आय कर हो गया, उसके बाद निगम कर हो गया, ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, इसका ऑप्शन में बताना है किस मैटर में ये कहा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से सभी लोग नोट करेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगर पूछे कब किया गया, याद रखना ये 1949 में। कब, 1949 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, भारत कर है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली दोस्तों ये असम में है, जो कि किस नदी पर स्थित है या किस नदी की एक सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान रखना ये प्रहार बैच का क्लास नंबर पहला है, प्रैक्टिस सेट से हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आपका ये डेली चलेगा सुबह में 8 बजे, ठीक है। और प्रहार बैच में जो है इसका पीडीएफ ऑलरेडी पहले दे दिए हैं फुल मॉक टेस्ट का, वहां पे सभी लोग ये पीडीएफ जो है लगा के ओमार पे बना के अच्छे से फिर यहाँ पे ये क्लास डिस्कशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, तो आपको 2 बार क्वेश्चन भी टकराएगा, क्वेश्चन भी आप मिलाएंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखेंगे भी क्या क्या प्रश्न हो सकता है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में सभी लोग जितने भी लोग सेट लगाए हैं, ये भी सेट ग्रुप में लगा रहे हैं आप लोग पेड बैच में, यहाँ से जो है आप स्कोर जरूर लिखेंगे कि आपका स्कोर कितना आया। कहाँ लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है कि कितना आप स्कोर किए हैं इसमें, ठीक है। और कम आ रहा है तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। प्रहार बैच का ये शुरुआत हो चुका है, जो आपको वर्दी दिलाएगा 100%। और ये 2 बजे दोस्तों याद रखना लाइव क्लास होगा, ये आपका रिकॉर्डेड क्लास 8 बजे सुबह में प्रत्येक दिन आपको एक सेट के रूप में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ है, द यहाँ पे दिया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से बताइए। 17 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रॉबर्ट यहाँ से डार्विन या चार्ल्स डार्विन आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना जैव विकास का मत का जो प्रतिपादन पूछे किसने किया, जैव विकास के सिद्धांत का पूछे प्रतिपादन किसने किया, तो ये डार्विन के द्वारा ही किया गया, ये भी पॉइंट आपका बनता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कथकली की जड़ें जो है किस राज्य में है। कथकली की जड़ जो है किस राज्य में है, सीधा प्रश्न पूछ रहा है, कथकली कहाँ की लोक नृत्य है। तो कथकली दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना केरला का, केरल का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मणिपुरी अगर पूछे दोस्तों मोहनी अट्टम, मणिपुरी तो आपका मणिपुर का हो जाएगा। अगर पूछे मोहनी अट्टम कहाँ का है, मोहनी अट्टम, तो ये भी दोस्तों केरल का है। कुचिपुड़ी, देखिए कथकली और कुचिपुड़ी में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कथकली जो है आपको केरल का हो जाएगा, ठीक है। और कुचिपुड़ी अगर पूछे तो वो आपको आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कर्नाटक का याद है यक्षगान होता है, और तमिलनाडु का एक फेमस है दोस्तों याद रखना आपको जो है भारतनाट्यम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरावली की पहाड़ी,
क्या होगा ये आरावल्ली की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, सी यहां से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बिहार बंगाल से जो पृथक हुआ की बात आए तो याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ये 1912 में, ठीक है। ये 1912 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 22 मार्च ये भी ध्यान रखना, 22 मार्च। देखिए इसमें क्या था, तो बिहार जो अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से, तो इसमें उड़ीसा और झारखंड सहित आपका ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कब दिया गया, कब सार्वजनिक रूप से पहली बार दिया गया। ये 1929 ईस्वी में दोस्तों जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहां से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मीठे पानी की झील है, नहीं है, कौन सी यहाँ पे मीठे पानी की झील दोस्तों कह रहा है नहीं है। तो सबसे बड़ा खारे पानी की झील यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। डल झील जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। लोकटक झील मणिपुर में है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि कौन सी एक फलीदार फसल है, कौन सी एक जो है फलीदार फसल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दाल यहाँ से दोस्तों याद रखना, दालें जो है एक प्रकार की दाल, ये एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। 24 का राइट आंसर बताइए। दिल्ली शहर जो दोस्तों बसा हुआ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखना यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गंगा नदी पे बसा सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछे तो कानपुर, सबसे बड़ा शहर कानपुर याद रखना, ठीक है। राजमुंदरी पूछे किस नदी किनारे स्थित है, ये याद रखना गोदावरी नदी के। और गोमती दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया। लखनऊ अगर पूछे दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये जितने पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये नोट करेंगे और इससे याद भी करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है स्वीकृत संख्या कितनी है। वर्तमान के उस सर्वोच्च न्यायालय में जो है कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो याद रखना ये दोस्तों टोटल 34 हो जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एक आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और प्लस यहाँ से 33 जो है अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये टोटल आपको कितना हो जाएगा वर्तमान में 34। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे मैथ है, ठीक है। तो मैथ को देख के कोई भी घबराएंगे नहीं, प्रहार बैच में आपको अलग से उसका क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ को, प्रहार बैच में सभी चैप्टर का हम अलग से जो है प्रहार बैच में मैथ का क्लास करवाएंगे, एकदम बेसिक तरीका से सिखाएंगे, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं। और अभी जो क्लास में आपको मैथ आ रहा है तो उसे आपको जो है सीखना है, कॉपी पे बनाना है, जैसे जैसे हम बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, फार्मूला भी आप लोगों को याद रखते जाना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दोस्तों ए दिया है। विकर्ण कितना दे दिया है, विकर्ण अगर हम लोग ए मान लेते हैं यहां से, तो देखिए ए दिया, यानी कि विकर्ण तो दे ही दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, ए दिया है। इनमें में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर में निरूपित करेगा, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल मांग रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि विकर्ण जो होता है ए बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा होता है। तो भुजा आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ए बटे जो है √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए बटे √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करें एरिया क्या होगा, एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के जो है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बटे 2, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा a² बटे 2 यहाँ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए, अच्छे से याद रखना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ये प्रोसेस भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करे कि राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ है। ध्यान दीजिए, राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी जो है वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का दोस्तों जो है 6/5 गुना है। क्या है, 6/5 गुना है, ठीक है। राकेश के विवाह के जो है समय उसकी बहन जो है 10 वर्ष छोटी थी, तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, आप जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिए, आराम से बनेगा। सबसे पहले राकेश के विवाह के समय की आयु अगर हम लोग मानेंगे x, कॉपी पे ये लिखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में कठिनाई भी हो सकता है, लेकिन आप कॉपी पे लिखना, राकेश के विवाह के समय आयु मान लिए x। अब यहाँ पे करें कि 8 वर्ष पहले दोस्तों इसकी ब्याह होता है, ठीक है। 8 वर्ष पहले ब्याह होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करें कि ब्याह के समय की 6/5
5 गुना है। तो यहाँ पे अगर मान लेते ये 8 प्लस कर दीजिए, 8 वर्ष बाद कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी x गुना ये 6 बटे आपको 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर दोस्तों आपको निकल जाएगा कितना, 40 वर्ष निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु कितना होगा, ये प्रश्न आपको यहाँ से दिया गया है। तो ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका। यानी देखिए ये आपका तो हो गया राकेश का पूछ रहे हैं, एक बहन की यहाँ से पूछ रहे हैं, बहन की यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि राकेश के विवाह के समय, राकेश के विवाह के समय दोस्तों यहाँ पे जो है उसकी बहन की उम्र जो है दोस्तों छोटी, यानी कि उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो 10 वर्ष जब छोटी थी तो इसका जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप बताइए। 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, 8 वर्ष पहले शादी हुआ है और 10 यहाँ से 10 में से अगर हम लोग यानी 40 में से 10 घटा लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ से जो है 30 वर्ष बचा। ठीक है, 30 वर्ष यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि विवाह के समय उसकी यानी कि बहन की आयु 8 वर्ष पहले। ठीक है, 8 वर्ष पहले कितना आयु होगा विवाह के समय, टोटल आपको आयु निकला कितना राकेश का 40, और विवाह के समय यानी कि विवाह के समय से पहले की कितना हो जाएगा बहन की आयु 8 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष यहाँ से दिया छोटी है तो 30 साल का हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले इतना था तो अभी आपका कितना हो जाएगा, 8 जोड़ दीजिए तो 30 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, 30 प्लस 8 करेंगे दोस्तों यहाँ से, ये आपका यहाँ से ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका दोस्तों ये बी आपका होगा, 38 वर्ष निकल जाएगा। कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान से अच्छे से बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1050 रुपया दोस्तों PQR के बीच बांटे गए। P का हिस्सा जो है Q और R के कुल हिस्से का जो है 2/5 है। ठीक है, तो P के हिस्से यानी कि कितने रुपया मिला, P को कितने रुपया मिले, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो P को कितना रुपया यहाँ से मिल जाएगा बताइए, ध्यान दीजिए। इसको भी दोस्तों एक बेसिक तरीका से एकदम बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। PQR के बीच यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, PQR के बीच अब देखिए P का जो है हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का इतना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे Q प्लस R का हिस्सा दोस्तों x है, P का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ से 2x/5 हो जाएगा। इसी का कारण है कितना गुना है, 2x/5 हो गया। अब ध्यान दीजिए टोटल आपको यहाँ से दिया कितना 1050, ये तीनों को जोड़ दीजिए, PQR जोड़ेंगे तो x प्लस यहाँ से 2x अब बट्टे यहाँ से 5। ठीक है, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1050 हो गया कि नहीं, 10 से 50। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो x बराबर दोस्तों निकल जाएगा 750। कितना निकलेगा, x बराबर 750। लेकिन कह रहा है कि P का हिस्सा कितना है, तो P का देखिए यहाँ पे P बराबर कितना है 2x/5 है। 2 गुना यहाँ से 750 करेंगे और बट्टे में यहाँ से देखिए कितना है, तो ये 5 है। काटिए इसको, 15×5 = 75 यानी कि 150, और 150 दूना कितना हो जाएगा 300। 300 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, किसका हिस्सा, P का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बनाएंगे इसको, जरूर कॉपी पे बनाने का सभी लोग प्रयास करना। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी बनेगा तो आप घबराना नहीं, आपको मैथ हम सिखाएंगे अलग से प्रहार बैच में। ठीक है, कमरे में जो है रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर डैश कर सकते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका सी हो जाएगा। या आप जो है अंतः कमरे का को जो है थोड़ा गर्म कर सकते हैं, अगर आप जो है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल देते हैं तब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए आपका, तो सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, VVI प्रश्न रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये पीच ब्लेड। क्या हो जाएगा, पीच ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, वायु एक डैश है, वायु एक डैश है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो वायु एक क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, एक मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, वायु क्या है, एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रमुख घटक के रूप में देखेंगे तो वायु में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन है लगभग 78%, फिर आपका ऑक्सीजन 21%, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हीलियम 0.005%। ये सभी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण जो दोस्तों ये किसकी होती है, पारद धातु मिश्रण जो ये किसकी होती है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोयले का जो है सामान्य प्रकार दोस्तों है, कोयले का सामान्य प्रकार इसमें से कौन सा है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। क्या हो जाएगा, बिटुमिनस, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर होगा। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ए यहां से ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा दिया यहाँ पे कि स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना का आणविक सूत्र क्या होता है, सोना का आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है, तो याद रखना सोना का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, औरम। औरम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, तो AU लिखते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर होगा। AG में कंफ्यूजन होता है, AG याद रखनी है चांदी का, किसका हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा, ठीक है, चांदी का, यहां से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, डैश जो है पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, तो ये जाइलम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये जाइलम इसका राइट आंसर होगा, जाइलम यहां से ध्यान रखेंगे। दोस्तों सीट जो आपको रात में मिलता है, सीट जो आपको रात में देते हैं, ये आपका जब भी जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी से बनाना, डेली बेसिस पे ईमानदारी से बना, चाहे आपको 50 नंबर ही आए, 45 ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आपको शुरुआत किए हैं, आपको आएगा, घबराना नहीं है, बस ईमानदारी से आपको बनाना है और फिर आपको डिस्कशन के माध्यम से उसे मिलाना है, OMR में टिक लगाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, उसे याद भी करेंगे, ठीक है, यही सब करेंगे तब जाके आपका सेट प्रैक्टिस से क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर होगा। फिर आपको उधर तो सिलेबस पढ़ाना ही है, प्रीवियस ईयर पढ़ाना ही है, वीकली टेस्ट आपको लेना ही, पर्सनली गाइड आप आपको जो हम करते रहेंगे, ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, ईमानदारी से यहाँ पे आपको पढ़ना है, जितना हम बोलेंगे आप उतने कर लेंगे, 110% प्रहार बैच से रिजल्ट होगा, आप घबराना नहीं इस चीज के लिए, ठीक है। देखिए माँ यहाँ पे दिया है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किसमें, तो ये किस में मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है, डी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, यानी कि बीज से और तना से, दोनों से, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, डी आपका दोस्तों ये राइट आंसर होगा, डी, यानी कि बीज से भी और ये तना से भी। आगे यहाँ पे देखेंगे विकास का जो है मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक इसमें से कौन सा है, तो विकास का मुख्य कारक यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो प्राकृतिक वरण, क्या होगा, ये प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो डी यहाँ से आप जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों जो है मैथ है, एकदम बेसिक मैथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 150 मीटर लंबी गाड़ी 18 सेकंड में पार करता है। देखिए आप ही बताइए, एक गाड़ी की लंबाई है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब ना कुल लंबाई होगा, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके कुल लंबाई आपको निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, तो ये टोटल आप जोड़िए, टोटल अगर जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से तो 180 और प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 330 आएगा, कितना आएगा 330, और बट्टे देखिए आपको यहाँ से क्या मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है, चाल मांग रहा है, तो बट्टे आपका आप सेकेंड हो जाएगा, कुल दूरी बट्टे समय, काटिए इसको 6 से, 6 18, 6 5 30, और यहाँ से देखिए काटेंगे दोस्तों यहाँ से, तो देखिए कट जाएगा आपको यहाँ से, देखिए, और उसके बाद ध्यान दीजिए ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा भी लगा दिया, काटिए मत अभी इसको, ठीक है, अभी क्या कीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, बट्टे में 18 हो जाएगा। अब ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में निकला, क्योंकि यहाँ भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, यानी कि गाड़ी की लंबाई भी मीटर में दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में दिया, और इधर आपको जो सेकेंड में समय दिया है। अब यहाँ पे मांग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 18/5 से जो है गुना कर देंगे, 18 आपको यहाँ से कट गया, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 6 30, 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कॉपी पे एक बार जरूर बनाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 मीटर है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके आधार पर व्यास जो दोस्तों ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की आयतन कितना होगा, बेलन की आयतन कितना होगा, सिंपल है, बेलन की आयतन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये व्यास दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, ये आपको 3.5 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आयतन क्या होता है, वॉल्यूम जिसका होता है दोस्तों याद रखना, ये लिख लेना, ये सभी सूत्र सबको, पाई आर स्क्वायर बटे एच होता है, ठीक है, 22/7 आपको पाई का मान रखना है, आर का मान यहाँ से 3.5/2 गुना 3.5/2 यानी कि आर स्क्वायर है, ठीक है, 2 और गुना यहाँ से एच का मान दिया ऊंचाई 16। अब इसको कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, निकालेंगे 154 निकल जाएगा, 154 सेंटीमीटर आपको निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना में दिया है, ऑप्शन बी में इसका जो है राइट आंसर दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि x पर पावर q बराबर यहाँ पे 62 - 35 को x का जो है मान क्या है, x का मान क्या है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
क्यू यहाँ पे है, इसको घटाइए, इसको घटाएंगे दोस्तों आपको कितना निकलेगा, इसको घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा कितना 27। अब इधर क्यू है तो इधर भी आपका 3 का क्यू लिख सकते हैं, क्यू और यहाँ से क्यू आपका कट गया, एक्स बराबर कितना निकला 3 निकला, एक्स बराबर 3 जो निकला यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है, क्या है, अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हवा का, किसका हो जाएगा, हवा, इसका राइट आंसर होगा हवा, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर ये हवा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है, भारत का सूचना एवं प्रौद्योगिकी राजधानी दोस्तों अगर पूछे कहां पे है तो ये बेंगलुरु में, कहां हो जाएगा, बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु, यहां से याद रखना। ठीक है, देखिए डेली सुबह में 8 बजे आपका क्लास आता है और लगभग 1 घंटा का क्लास रहेगा, और जो 2 बजे लाइव होगा लगभग वहां पे भी 1 घंटा प्लस का क्लास रहेगा। ठीक है, तो बस 2 से 2.5 घंटा आप लोगों को डेली क्लास करवाएंगे, उसके बाद दोस्तों जो आपका तैयारी होगा और एक्स्ट्रा चीज भी आपको ग्रुप में करेंगे, करवाएंगे बहुत सारा चीज, जिससे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पे देंगे। ठीक है, उसका जो डिस्कशन हालांकि यूट्यूब पे नहीं भी होगा क्योंकि आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ाने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट तो अलग हो गया, बहुत सारा चीज आपको सोचना है, सारा चीज पेड बैच में आपको मिलेगा। ठीक है, आंसर यहां से सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम सारे प्रश्न को अच्छे से समझा के बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई घबराना नहीं कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, आपका क्लास ही लेके चलना है कि हमको 1 घंटा प्लस का क्लास रहेगा। ठीक है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी के खंडहर दोस्तों आपको कहां हो जाएगा, तो ये आपको कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक में भी पूछे दोस्तों ये कहां पे है, तो ये हम्पी में है, और हम्पी में दोस्तों जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की बात है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रातः काल गाया जाने वाला राग दोस्तों कौन सा है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग इसमें से कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो कौन सा राग हो जाएगा दोस्तों, यहां से 44 का करेक्ट आंसर याद रखनी है, भैरवी। प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग होता है वो भैरवी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। ठीक है, जबकि दोस्तों अगर पूछे रात्रि के प्रहर में जो गाया जाता है ये आपको भोपाली गाया जाता है, क्या गाया जाता है, भूपाली। ठीक है, भूपाली यहां से होगा भूपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि कृष्ण छिद्र जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है क्या है तो ये बताना है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये जगह अत्युच्च घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन के अवशेष के विशेष के अनुदेशों के साथ वासराय के रूप में भारत आया था कौन। ठीक है, भारत जो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको डी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो, यानी कि कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने मनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंटबेटन को जो है विशेष अनुदेश पे जो है भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिल्ली का सुल्तान जो है जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह कौन सा है, वह दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। नहरों का जो है इसको जाल बिछाने के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोजनगर की स्थापना, फिरोजपुर की स्थापना दोस्तों याद रखना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ये भी ध्यान रखना। सिकंदर लोदी याद रखना, आगरा की स्थापना किया था 1504 में। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अलमाटी बांध क्या है, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, 48 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखने अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, जीटी रोड क्या है, यहाँ पे जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। देखिए जीटी रोड एक ऐसा रोड है जो 4 देशों को क्रॉस करता है, 4 देश से होकर के आपका माने कि 4 देश में ये स्थित है। ठीक है, 4 देश को जोड़ने का काम करता है कह सकते हैं। जैसे याद रखना बांग्लादेश के चटगांव से निकल के दोस्तों जो है ये भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के काबुल को जोड़ता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना ये शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत का यहां से जो है याद रखने भारत में NH1 और NH2 को जो है मिलाया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जीटी रोड के नाम से इसे जानते हैं, या सड़क ए आजम, ये भी प्रश्न आपको दे देगा तो जीटी रोड के बदले में, तो घबराना नहीं, जीटी रोड को ही दूसरा नाम अगर पूछे क्या होता है तो सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं किसको? भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहते हैं डॉक्टर वीजी कुरियन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों याद रखना ये 1970 ईस्वी में हुआ था, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीवी रमन को जो है किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिख भी लेना। किस विषय में दिया गया था? तो याद रखना ये भौतिकी में दिया गया था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब दिया गया था? तो सीवी रमन को दोस्तों याद रखना ये 1930 में जो है दोस्तों दिया गया था। भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1913 में उसको मिला था दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अल्फांसो दोस्तों डैश है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो क्या है? तो याद रखना आम की एक किस्म है। क्या है? आम की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये पश्चिम भारत की आम की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसूदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के मसूदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना दोस्तों ये BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। संविधान देखिए याद रखना दोस्तों पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों BR अम्बेडकर थे। इनके द्वारा प्रस्तुत पारित प्रारूप पर जो है संविधान सभा ने कितने दिन चर्चा किया था? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना 114 दिन चर्चा किया था। कितने दिन? 114 दिन चर्चा किया था। इनके अन्य सदस्य भी थे, जैसे पूछ देता है कि कभी कभी कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन कौन है याद रखना। एक आपका हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है दोस्तों याद रखना कृष्णा स्वामी अय्यर, और एक आपका है TT कृष्णा जो है मचारी, और एक खेतान है, एक सदुल्ला है, और एक आपका जो है KM मुंशी है। ठीक है, ये सभी जो है आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष अगर पूछे तो याद रखना ये BR अम्बेडकर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रकट दोस्तों जो है करता है क्या? शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रकट करता है क्या? तो ये दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में ये आपका प्रकट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और शक संवत को ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। कब? तो याद रखना ये 1957 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? यानी कि किस ऐसे यानी कि राष्ट्रवादी नेता का ये कथन है या देखा? इसका राइट आंसर अगर देखेंगे 55 का करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृषि विधा यानी कि इको फ्रेंडली है? कौन यहाँ पे कृषि विधा जो इको फ्रेंडली है? इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जैविक खेती इसी को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक खेती जो है इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का जो है स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? क्या कारण था ये प्रश्न यहाँ पे है। तो याद रखना इसका कारण दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा क्या? तो याद रखना ये आपका बी हो जाएगा, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ठीक है, दुर्लभता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नलाईरम जो है काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? किसका श्रेय है इसमें? ये प्रश्न यहाँ पे है। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ये आपका बी, यानी कि 12 अलबर संत का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। दक्षिण भारत में दोस्तों जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के अनुयायी को अलवर एवं भगवान शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। तो अलवर किसको कहते हैं? तो याद रखना विष्णु के उपासक को। और जो है नैनार किसको कहते हैं? तो याद रखना जो है ये जो है शिव के जो है उपासक को। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपको हुआ, दो प्रश्न यहां से याद रखना। कंबन क्या है? तो कंबन याद रखना तमिल रामायण की एक रचना है। तमिल रामायण की क्या है? एक रचना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल। ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखना 5 मई को जो है सूर्य दिवस मनाते हैं, विश्व सूर्य दिवस। ठीक है, 18 मई को जो है याद रखना पोखरण परमाणु जो है विस्फोटक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, OIC
क्या है OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? OIC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। इसकी स्थापना जो 1957 में हुआ था और वर्तमान में इसके सदस्य देश है कितने? 57। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रखना सऊदी अरब के जद्दा एक जगह है, वहां पर स्थित है OIC का। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? गहरी रुचि दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन में किसने लिया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और इस प्रणाली का अगर पूछे कब प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा, तो 1882 में। कब? 1882 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पीली क्रांति जो है किस शब्द से, यानी कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खाद्य तेल से है, तिलहन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहां से आप याद रखना। और ये खास करके 1986-87 में ये दोस्तों लाया गया था, प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखने। एक प्रश्न और आप लोग लिख लेना नोट देके कि भारत में पीली क्रांति के जनक अगर आपसे पूछे कौन है, तो सेम पित्रोदा। क्या हो जाएगा? सेम पित्रोदा। ठीक है, लिख लेना इस प्रश्न को। भारत में पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो सेम पित्रोदा को कहा जाता है, लिखना। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेश में जो है विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो सबसे इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका बी हो जाएगा कि मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये बाढ़ वाला कहां पे है ये बताइए। तो बाढ़ बख्तियारपुर सुने होंगे, बाढ़ जो है अपना बिहार में है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताना। महत्वपूर्ण सूचना याद रखना, ये प्रहार बैच की क्लास है, इसका PDF जो है एक दिन पहले रात में ही आपको जो है दे दिए थे पेड बैच में। फिर आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपको जो है स्कोर लिखना है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, इसके अनुसार आपको जो है आगे की रणनीति बताएंगे, करवाएंगे। ठीक है, जिसका कम आ रहा है उसको जो है अलग से आपको जो है समय दिया जाएगा। आप जो है पूछ सकते हैं सर कैसे इंक्रीज होगा, फिर आपको उसको बताया जाएगा कैसे कैसे आगे तैयारी करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी आप जो है ये प्रहार बैच अगर नहीं लिया है, जो 350 रुपया इसका प्राइस है, आप लोग ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी का दोस्तों, ये बहुत बड़ा बैच रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। आपको पढ़ा के जो है आपको पहुंचा देंगे सक्सेस तक। ठीक है, ये प्रहार बैच लेने के लिए क्या करेंगे, तो ये 93 41 जो है 54 2410 ये नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए। अभी आपका पहला क्लास है, जल्दी ले लीजिए, शुरुआत से ही आप लोग इस प्रहार बैच में जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा क्लासेस होने वाला है, बहुत ज़्यादा मटेरियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आप लोग ले लेंगे और जो है लिखेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग जो है नाम और जिला लिख के भेज देंगे, तो आपको जो है ये बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये बैच आप जरूर लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वर्दी का सपना पूरा यहां से जरूर होगा इस बैच में। ठीक है, चलिए 65 के यहां से देखिए क्या पूछ रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? भाभा की दोस्तों याद रखना ये बी हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। क्या होगा ये? ट्राम्बे महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और एक एक चीज को यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज को पूरा समझा के पढ़ाएंगे। जैसे यही प्रश्न आया तो अगर पूछ दे कि इसको कब स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? तो नहीं याद रहेगा। ध्यान रखना, इसके स्थापित जो किया गया 1955 में किया गया। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिहार के किस जिले में जो है कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? कौन सा जिला में दोस्तों जो है मिट्टी को जो है चमकती हुई प्रतीत होती है? तो ये नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अबरक की यहाँ पे क्या होता है? तो उपलब्धता होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य में प्रशासन का, तो राज्य में जब प्रशासन लगा हुआ रहे तो उसका प्रधान दोस्तों राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नींबू खट्टा जो होता है किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है ये साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इमली दोस्तों याद रखना, ये इमली जो है टार्ट्रिक,
क्या होगा ये इमली दोस्तों आपको जो है टार्टिक हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक सभी लोग जानते हैं किसमें होता है, सिरका, ठीक है, सिरका खट्टा फल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक तो सभी लोग जानते हैं पेट में जो है आपको अम्ल के रूप में कार्य करता है, जिसमें पाचन शक्ति में भी क्या करता है, सहायता करता है, HCl, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा जो असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए इसमें से कौन सा असत्य है। असत्य यहाँ पे अगर देखें तो ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखना सभी लोग, CaOCl2 इसका जो फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का, ये पॉइंट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिना बुझे हुए चूना पर क्या करता है, तो जो 40 डिग्री तक आप गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस प्रवाहित होने से तो ये विरंजक चूर्ण का प्राप्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है कैसी होती है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है तो ये कैसी होती है, तो याद रखना ये खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। ये खोखली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की खोपड़ी में कर है, खोपड़ी में दोस्तों याद रखना टोटल 29 जो है यानी अस्थियां है। इसमें से आपको पूछ दे अगर कि कहाँ कहाँ पे है, किस प्रकार से है, तो 8 याद रखना क्रोनियल, क्रोनियल अस्थि, 14 जो है फेस में, ठीक है, और एक याद रखना आपको जो है यानी कि एक हाइड है और 8 जो ऑडिटरी अस्थियां हैं, ठीक है। ये टोटल आपको मिला के 29 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खास करके फेस वाला भी याद रखना पूछा जाता है। इंसुलिन दोस्तों प्राप्त होता है किससे, इंसुलिन जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना ये डालियां की जड़ों से, डालियां जो होता है उसके जड़ से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना, ठीक है। जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मधुमेह रोग जो होता है उसके बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पुष्प जो है याद रखना रेफलेसिया है। अब दिमाग में आ रहा होगा सबसे बड़ा पुष्प तो रेफलेसिया है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा दोस्तों लिख लेना बुल्फिया, क्या हो जाएगा, बुल्फिया जो है सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करें कि परमाणु नाभिक के अवयव यहाँ पे कौन सा है, परमाणु नाभिक के अवयव जो है कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी दोस्तों कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी जो है कितनी होगी, तो निकाल लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। और तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/, यहाँ से जो f होगा तो ये कितना है +2 है ना, तो देखिए ये जो आपको होता है ये हमेशा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 2 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है कितना होता है, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है उसमें कितना होता है, तो ध्यान रखना ये 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पे अधिकतम होता है। क्वथनांक अगर पूछे तो 100 डिग्री, क्वथनांक अगर पूछे, बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे तो ये 100 डिग्री, और 0 डिग्री सी पे क्या होता है, तो हिमांक होता है, क्या होता है, हिमांक जो है 0 डिग्री सी पे होता है पानी का। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की वायु में वेग कितना होता है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि नहीं, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो ध्वनि का वेग वायु में अगर पूछे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वायु में, देखिए निर्वात नहीं है, वायु, और यहाँ पे याद रखना ये क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 77 का सी आपको करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि क्या होता है, तो इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है जितना ज्यादा घनत्व जिसका अच्छा होता है उसमें उतना ज्यादा इसकी गति होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये कैसी होती है, तो याद रखना ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये तरंग कणों की दोनों के समान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग ढीला नहीं पढ़ेंगे, एकदम दोस्तों फ्रेश होकर ये पूरा क्लास करना है, तब जाके सभी चीजें आपको समझ में आएगा। और ये बहुत खतरनाक प्रश्न सब इसमें दिया हुआ है, आपको घबराना नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर मैराथन क्लास पढ़ाएंगे, फिर आपको अलग से सारा चीज मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज अभी पढ़ाना है। आप बस अभी शुरुआत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागिए नहीं, जिसका तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उसको भी भागना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। देखिए शुष्क बर्फ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। शुष्क बर्फ हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठोस CO2 को बोलते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ये तो आप लोग कर सकते हैं, क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे सभी को स्क्वायर करके, ठीक है, सभी को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये आपको निकल जाएगा 0.252525, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि एलसीएम निकाले इसका, तो एलसीएम जो दोस्तों निकालेंगे तो ये देखिए भिन्न वाला है, तो जब भिन्न वाला रहे और पूछ दे कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो भिन्न वाला में क्या होता है, तो जो पूछेगा उसी का ऊपर में निकालना है और नीचे में उल्टा निकालना है, यानी कि आपको जो है एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो ये आपको जो है 7 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, 7 और 9 का एलसीएम यहाँ से जो है आप निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं, 63 हो जाएगा। और इसका यहाँ से जब 5 और 25 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 5 और 25 का जो कॉमन क्या है, 5 है, 5 आपका हो जाएगा एचसीएफ, तो 63/5 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपका इसका जो है फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि जो है कुछ वस्तुएं 16 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 18 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दी गई हो, तो लाभ जो है प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का, ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये 12.5% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, निकालिए यहाँ पे, जब इतना में ये खरीदा और 16 में बेचा, कितना का लाभ हुआ, 2 रुपया का, 2 गुना 100 कर लीजिए, प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कर लीजिए, और बट्टे में आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा हमेशा, तो क्रय मूल्य कितना है, जो खरीदे हैं जितना में 16 रुपया में, अब काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 12.5 निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, करे कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों की माप, देखिए सभी आंतरिक कोणों का माप आप कॉपी में लिख लेना। देखिए मैथ के लिए भी अभी से फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे, ठीक है, जितना बोलेंगे उसको लिखते जाना है। हालांकि आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज तो वहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि अगर अभी आप लिख लेंगे तो वो याद रहेगा, तो आप और अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए सभी आंतरिक मापों का योग बराबर फॉर्मूला लिख लेना, क्या होता है, n-2 गुना 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n जो है 14 दिया है, 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 गुना 180 कीजिए, 12 गुना 180 दोस्तों आप करेंगे तो आपको निकलेगा कितना, तो 21 जो है 60 निकल जाएगा डिग्री, 21-60 डिग्री इसका क्या हो गया, यहाँ से राइट आंसर 21-60 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। देखिए दिया यहाँ पे है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालना पड़ेगा, 50 को का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो 50 n × n+1 होता है, लिख लेना प्रश्न कि प्राकृतिक संख्याओं के योग बराबर फॉर्मूला होता है n, यानी कि n × n+1 होता है और बट्टे में 2 होता है, ठीक है। अब देखिए ये योग का फॉर्मूला है, ये योग का फॉर्मूला है, औसत का नहीं है, औसत तो टोटल 50 है, तो 50 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n 50 है, 50 गुना 50 + 1 51 बट्टे 2, और देखिए औसत निकालना है एवरेज, जितना संख्या उससे भाग देंगे, 50 संख्या 50 से आप भाग दे दीजिए, 50 कट गया, 51 में 2 से भाग देंगे, 25.5 आपका राइट आंसर, 25.5 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एकदम आपको एक बेसिक सवाल सब, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं पूछेगा, यही आपका समझिए बिहार पुलिस के लिए डीप मैथ है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से बताना है कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, ये टिस्को हो जाएगा, टाटा टिस्को जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि भारत जो है विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो सबसे ज्यादा दूसरा उत्पादक है चाय का, और सबसे उपभोक्ता जो है सबसे बड़ा ये आपका चाय का ही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चाय सबसे ज्यादा असम में दोस्तों उगाया जाता है, कहां पर, असम में। अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, भारत और श्रीलंका को एक जलडमरू मध्य बताना है यहाँ पे, तो ये जो है दोस्तों स्थित है, ये पाक जलडमरू मध्य के दोस्तों जो है द्वारा विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखना, क्योंकि पाक लगा हुआ है, पाकिस्तान दिमाग में आता है, ना कि ये आपका जो हो जाएगा क्या, तो ये श्रीलंका और भारत होगा, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा है, गलत मीनिंग वाला यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। तो गलत मीनिंग यहाँ से देखेंगे तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जो लिखा है डिक्शनरी आपका गलत लिखा है, ठीक है। कैसे लिखना है, तो ये जो आपका होगा ओनली एक ही है, ई के जगह पे ए होना चाहिए था, ठीक है।
इंग्लिश बार बार बोल रहे हैं, सभी लोगों को बस रिवीजन करते रहना है, बनाते रहना है। कम से कम अगर 8 इंग्लिश रहता है तो कम से कम 3-4 भी अगर हम तुक्का लगा के भी सही कर लेंगे तो समझिए हम पॉजिटिव में है, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दिया यहाँ पे कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, टू ब्रीथ वन लास्ट, टू ब्रीथ वन लास्ट, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से 89 का ये सी हो जाएगा, ये आपका यहाँ से टू डाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, दिया यहाँ पे है अंडरलाइन वाला सेगमेंट को जो है गिवन द सेंटेंस इफ नो नीड सब्स्टिट्यूट द सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखें क्या है, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आउट ऑफ योर सिस्टम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया है ए डैश माइंड रेयरली, ए डैश माइंड रेयरली, इसका जो ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका क्रूशल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बेला क्या है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जो है लेदर पार्क बिहार के किस जिला में स्थित है। लेदर पार्क बिहार के किस जिला में, बहुत भयानक क्वेश्चन है, याद रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 92 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के चर्चित दोस्तों यहाँ से नंदन चौबे डैश है, नंदन चौबे क्या है, तो नंदन चौबे किस लिए प्रसिद्ध, ये पर्वतारोही के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विलोम चुनना है, किसका, ध्रुत का विलोम यहाँ से चुनना है, ध्रुत का विलोम यहाँ से चुनना है। ध्रुत का अर्थ होता है दोस्तों क्विक, क्विक होता है यानी कि तेज होता है, क्या होता है, तेज होता है। तो तेज का विलोम क्या होगा, धीमा होगा, धीमा का यहाँ से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मंथर, मंथर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्लो जो होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या है, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न ये सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो क्या दिया यहाँ पे मुहावरा दिया है कि कथा के बैगन, क्या दिया है, कथा के बैगन, कथा के बैगन के अर्थ यहाँ से मुहावरा का हो जाएगा क्या, तो केवल दूसरों के लिए उपदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। सार्थक शब्द यहाँ से अगर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये किंवदंती, क्या होगा, ये किंवदंती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे, करे कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान यानी कि शब्द का जो चयन करेंगे तो दिया क्या है, तो डैश जो है से गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सोने से गहने बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सोना स्लीपिंग हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि आंख लगना, क्या है, आंख लगना दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झपकी लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, झपकी लेना। ठीक है, या जम्हाई लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्या है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर लिया, कर दिया यहाँ पे, इसका जो होना चाहिए था क्या, तो स्टेशन पहुंचती ही उसने फोन कर दिया, उसने फोन कर दिया यहाँ पे होगा, तो यानी कि त्रुटि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये वह, यहाँ से इसका त्रुटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उसने यहाँ पे होना चाहिए था, वह नहीं, उसने। अगला यहाँ पे देखेंगे लास्ट प्रश्न यहाँ पे जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, समान नियम के विरुद्ध जो है बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समान नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अपवाद, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रहार बैच का पहला क्लास फुल मॉक टेस्ट का। बिहार पुलिस नई भर्ती 19,838 पद के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिए हैं, जिसका पहला क्लास प्रहार बैच के तहत ही आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये फुल प्रैक्टिस सेट सुबह में डेली आपको 8 बजे आएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को एक दिन पहले मिल जाएगा, प्रहार बैच में जो एड है, प्रहार बैच जो लिया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से डिस्कशन अच्छे से करना है और जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उसे कॉपी में नोट करना है। समझ रहे बात को, इन सभी को फोकस करते हुए आप लोग जो है शुरुआत कर दीजिए एक बेहतरीन तरीका से, एकदम माइंड फ्रेश करके नए सिरे से। ठीक है, अभी तक जो प्रहार बैच को ज्वाइन नहीं किया है, प्रहार बैच नहीं लिया है, ले लीजिए, 350 रुपया मात्र चार्ज है और इतना चीज़ आपको इसमें मिलेगा कि आप जो है खुश हो जाएंगे और आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी रुपया कहीं पे पेड नहीं करना है, चाहे कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, वो हम जानेंगे, हमको करना है।
ठीक है। बस आपको इतना रुपया का जो है पेड बैच ले लेना है, ठीक है। पेड बैच लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे 9341542410 542410 ये नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए, आपको जो उधर से स्कैनर भेजेगा उस पर आप कमेंट करके जो है उसके बाद आप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नेम और जिला लिख के भेजेंगे, फिर आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मिलेगा, आप घबराने की जरूरत नहीं। आप अगर ये बैच ले लेंगे तो 100% माइंड फ्री रहिएगा। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।